नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 11th भूगोल चैप्टर 7 भू आकृतियाँ तथा उनका विकास पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर 1, स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अर्धोमुख कटाव प्रमुख होता है? क तरूणावस्था, ख प्रथम पौढ़ावस्था, ग अंतिम पौढ़ावस्था, घ वृद्धावस्था। उत्तर क तरूणावस्था। नंबर 2, एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती है? क यू आकार की घाटी, ख आधी घाटी, ग गार्ज, घ केनियम। उत्तर घ केनियम। नंबर 3, निम्न में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है? क आर्द्र प्रदेश, ख शुष्क प्रदेश, ग चूना पत्थर प्रदेश, घ हेमनद प्रदेश। उत्तर ग चूना पत्थर प्रदेश। नंबर 4, निम्न में से कौन सा वक्तव्य लेपिज शब्द को परिभाषित करता है? क छोटे से मध्यम आकार के उथले गर्त, ख ऐसे स्थल रूप जिनके ऊपरी मुख वृत्ताकार व नीचे से कीप के आकार के होते हैं, ग ऐसे स्थल रूप जो धरातल से जल के टपकने से बनते हैं, घ अनियमित धरातल जिनके तीखे कटक व खांच। उत्तर घ अनियमित धरातल जिनके तीखे कटक व खांच। नंबर 5, गहरे लंबे व विस्तृत तर्ग या वेसिन जिनके शीर्ष दीवार खड़े ढाल वाले व किनारे खड़े व अवतल होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? क सर्क, ख पश्विक हिमोड, ग घाटी हिमनद, घ एस्कर। उत्तर क सर्क। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। नंबर 1, चट्टानों में अंध कर्तित विसर्प और मैदानी भागों में जलोढ़ के सामान्य विसर्ग क्या बताते हैं? उत्तर नदी विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभिक मंद ढाल पर विसर्ग लूप विकसित होते हैं और यह लूप चट्टानों में गहराई तक होते हैं जो प्राय नदी अपर्दन या भूतल के धीमे व लगातार उत्थान के कारण बनते हैं। कालांतर में यह गहरे तथा विस्तृत हो जाते हैं और कठोर चट्टानी भागों में गहरे गार्ज व कैनियम के रूप में पाए जाते हैं। यह उन प्राचीन धरातलों के परिचालक हैं जिन पर नदियां विकसित हुई हैं। बाढ़ व डेल्टाई मैदानों पर लूप जैसे चैनल प्रारूप विकसित होते हैं जिन्हें विसर्ग कहा जाता है। नदी विसर्ग के निर्मित होने का एक कारण तटों पर जलोढ़ का अनियमित व असंगठित जमाव है जिससे जल का दबाव नहीं पृष्ठभूमि की तरफ बढ़ता है। प्राय बड़ी नदियों के विसर्प में उत्तल किनारों पर सक्रिय निक्षेपण होते हैं और अवतल किनारों पर अर्धोमुखी कटाव होते हैं। नंबर 2, घाटी रंध्र अवस्था युवाला का विकास कैसे होता है? उत्तर सामान्य धरातलीय प्रवाह हित जल घोल रक्तों व विलयन रंध्रों से गुजरता हुआ अंतर्भूमि नदी के रूप में विलित हो जाता है और फिर कुछ दूरी के पश्चात किसी कंदरा से भूमिगत नदी के रूप में फिर निकल आता है। जब घोल रंध्र व डोलाइन इन कंदराओं की छत से गिरने से या पदार्थों के स्खलन द्वारा आपस में मिल जाते हैं तो लंबी तंग तथा विस्तृत खाइयाँ बनती हैं जिन्हें घाटी रंध्र या युवाला कहते हैं। नंबर 3, चुनाव युक्त चट्टानी प्रदेशों में धरातलीय जल प्रवाह की अपेक्षा भौम जल प्रवाह
प्रवाह अधिक पाया जाता है, क्यों? उत्तर, भौम जल का कार्य सभी प्रकार की चट्टानों में नहीं देखा जा सकता है। ऐसी चट्टानें जैसे चूना पत्थर या डेलोमाइट, जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है, वहाँ पर इनकी मात्रा अधिक देखने को मिलती है क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया द्वारा चूना पत्थर घुल जाते हैं और उस स्थान पर भौम जल जमा हो जाता है। इसलिए चूना युक्त चट्टानी प्रदेशों में धरातलीय पदार्थ जल प्रवाह की अपेक्षा भौम जल प्रवाह पाया जाता है। नंबर 4, हेमनद घाटियों में कई रेखिक निक्षेपण स्थल रूप मिलते हैं। इसकी अवस्थिति व नाम बताइए। उत्तर, हिम नदियों के जमाव व निक्षेपण से अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। नंबर 1, हिमोड, हेमनद, टील या गोलासमी मृत्तिका के जमाव की लंबी कटके हैं। हेमनद द्वारा कई तरह से हिमोड़ों का निर्माण होता है, जैसे क अतस्थ हिमोड़, ख पार्थिक हिमोड़, ग मध्यस्थ हिमोड़। नंबर 2, एस्कर, हेमनद के पिघलने से बनी नदियाँ नदी घाटी के ऊपर बर्फ के किनारे वाले तल से प्रभावित होती हैं। यह जलधारा अपने साथ बड़े गोलासमय चट्टानी टुकड़े को छोटा चट्टानी मलबा बहाकर लाती है, जो हेमनद के नीचे इस बर्फ की घाटी में जमा हो जाता है। यह बर्फ पिघलने के बाद एक वक्राकार कटक के रूप में मिलते हैं, जिन्हें एस्कर कहते हैं। नंबर 3, हिमानी धोत मैदान, हिमांगी जलोढ़ निरपेक्षों से हिमानी धोम मैदान निर्मित होते हैं। नंबर 4, डूमलीन का निर्माण हिमनद दरारों में भारी चट्टानी मलबे के भरने व उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है। नंबर 5, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन कैसे अपना कार्य करती है? क्या मरुस्थलों में यही एक कारण अपरदित स्थल रूपों का निर्माण करता है? उत्तर, उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन रेत के कण उड़कर अपने आसपास की चट्टानों का इटाव करते हैं, जिससे कई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। मरुस्थलीय धरातल शीघ्र गर्म और ठंडे हो जाते हैं। ठंडी और गर्मी से चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं, जो बाद में खंडित होकर पवनों द्वारा अपवर्तित होती रहती है। पवन अपवहन, घर्षण आदि द्वारा अपरदन करते हैं। मरुस्थलों में अपक्षयजनित मलबा केवल पवन द्वारा ही नहीं बल्कि वर्षा व वृष्टि धोवन से भी प्रभावित होता है। पवन केवल महीने मलबे का ही अपवहन कर सकते हैं और विहित अपरदन मुख्यतः परत बाढ़ या दृष्टि धोवन से ही संपन्न होता है। मरुस्थलों में नदियाँ चौड़ी अनियमितता वर्षा के बाद अल्प समय तक ही प्रभावित होती हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। नंबर 1, आई व शुष्क जलवायु प्रदेशों में प्रभावित जल ही सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक है। विस्तार से वर्णन करें। उत्तर, आर्द्र प्रदेशों में जहां अत्यधिक वर्षा होती है, प्रभावित जल सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक हैं, जो धरातल के नियमिकरण के लिए उत्तरदायी है। प्रभावित जल के दो तत्व हैं, एक धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ प्रवाह है, दूसरा रेखिक प्रवाह है, जो घाटियों में नदियों सरिताओं के रूप में बहता है। प्रभावित जल द्वारा निर्मित अधिकतर अपरदित स्थल रूप ढाल प्रवणता के अनुरूप बहती हुई नदियों की आक्रमण युवावस्था से संबंधित है। कालांतर में तेज ढाल लगातार अपरदन के कारण मंद ढाल में परिवर्तित हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप नदियों का वेग कम हो जाता है, जिससे निक्षेपण आरंभ होता है। तेज ढाल से बहती हुई सरिताएं भी कुछ निक्षेपित भू आकृतियां बनाती हैं, लेकिन यह नदियों के मध्यम तथा धीमे ढाल पर बने आकारों की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। प्रभावित जल की ढाल जितना मंद होगा उतना ही अधिक निक्षेपण होगा। जब
लगातार अपरदन के कारण नदी तल समतल हो जाए तो अर्धोमुखी कटाव कम हो जाता है और तटों का पार्श्व अपरदन बढ़ जाता है और इसके फलस्वरूप पहाड़ियों और घाटियों समतल मैदानों में परिवर्तित हो जाती हैं। शुष्क क्षेत्रों में अधिकतम स्थल कृतियों का निर्माण बहुतल क्षण और प्रभावित जल की चादर बाढ़ से होता है। यद्यपि मरुस्थलों में वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन यह अल्प समय में मूसलाधार वर्षा के रूप में होती है। मरुस्थलीय चट्टानों अत्यधिक वनस्पति विहीन होने के कारण तथा दैनिक तापांतर के कारण यांत्रिक एवं रासायनिक अपक्षय से अधिक प्रभावित होती है। मरुस्थलीय भागों में भू आकृतियों का निर्माण सिर्फ पवनों से नहीं बल्कि प्रवाहित जलें से भी होता है। नंबर 2, चूना चट्टानों आई व शुष्क जलवायु में भिन्न व्यवहार करती हैं। क्यों? चूना प्रदेशों में प्रमुख व मुख्य भू आकृतिक प्रक्रिया कौन सी हैं और इसके क्या परिणाम हैं? उत्तर, चूना पत्थर एक घुलनशील पदार्थ है, इसलिए चूना पत्थर आर्द्र जलवायु में कई स्थलाकृतियों का निर्माण करता है, जबकि शुष्क प्रदेशों में इसका कार्य आर्द्र प्रदेशों की अपेक्षा कम होता है। चूना पत्थर एक घुलनशील पदार्थ होने के कारण चट्टान पर इसके रासायनिक अपक्षय का प्रभाव सर्वाधिक होता है, लेकिन शुष्क जलवायु वाले प्रदेशों में यह अपक्षय के लिए अवरोधक होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि लाइमस्टोन की संरचना में समानता होती है तथा परिवर्तन के कारण चट्टान में फैलाव तथा संकुचन नहीं होता है, जिस कारण चट्टान का बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन अधिक मात्रा में नहीं हो पाता है। चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भौम जल द्वारा घुलन क्रिया और उसकी निक्षेपण प्रक्रिया से बने ऐसे स्थल रूपों को काट स्थलाकृति का नाम दिया गया है। अपरदनात्मक तथा निक्षेपणात्मक दोनों प्रकार के स्थल रूप काट स्थलाकृतियों की विशेषताएं हैं। अपरदित स्थल रूप घोलरंध्र, कूड़, लेपिज तथा चूना पत्थर चबूतरे हैं। निक्षेपित स्थल रूप तंद्राओं के भीतर ही निर्मित होते हैं। चूना युक्त चट्टानों से अधिकतर भाग गर्ते व खाइयां के हवाले हो जाते हैं और पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले व नुकीले कटक आदि रह जाते हैं, जिन्हें लेपिज कहते हैं। इन कटकों या लेपिज का निर्माण चट्टानों की संधियों में भिन्न घुलन क्रियाओं द्वारा होता है। कभी कभी लेपिज के विस्तृत क्षेत्र समतल चूना युक्त चबूतरों में परिवर्तित हो जाते हैं। नंबर 3, हेमनद ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों को निम्न पहाड़ियों व मैदानों में कैसे परिवर्तित करते हैं या किस प्रक्रिया से यह कार्य संपन्न होता है, बताइए। उत्तर, प्रभावित जल की अपेक्षा हेमनद प्रवाह बहुत धीमी होता है। हेमनद प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर या इससे कम से लेकर कुछ मीटर तक प्रभावित हो सकते हैं। हेमनद मुख्यतः गुरुत्वाकर्षण के कारण गतिमान होते हैं। हेमनदों से प्रबल अपरदन होता है, जिसका कारण इसके अपने भार से उत्पन्न घर्षण है। हेमनद द्वारा घर्षित चट्टानी पदार्थ इसके तल में ही इसके साथ घसीटे जाते हैं या घाटी के किनारों पर आकर अपघर्षण व घर्षण द्वारा अत्यधिक अपरदन करते हैं। हेमनद अपक्षय रहित चट्टानों का भी प्रभावशाली अपरदन करते हैं, जिससे ऊंचे पर्वत छोटी पहाड़ियों व मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। हेमनद के लगातार संचालित होने से हेमनद का मलबा हटता रहता है, जिससे विभाजक नीचे हो जाता है और कालांतर में ढाल इतने निम्न हो जाते हैं कि हेमनद की संलचन शक्ति समाप्त हो जाती है तथा निम्न पहाड़ियों व अन्य निरपेक्षित स्थल रूपों वाला एक हिमानी धोत रह जाता है। परियोजना कार्य। प्रश्न नंबर 1, अपने क्षेत्र के आसपास के स्थल रूप, उनके पदार्थ तथा वह जिन प्रक्रियाओं से निर्मित है पहचानें। उत्तर, छात्र स्वयं करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।